नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। खबरों की शुरुआत हम कर रहे हैं तूफान बिपरजॉय की खबर के साथ, जो कि गुजरात के तट से टकरा गया कल। और तूफान जब तट से टकराया तब वहां 135 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही थी और समंदर में काफी ऊंची लहरें उठ रही थी। अब वहां करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के कारण गुजरात में करीब 22 लोगों के घायल होने की खबर है। 23 मवेशियों की यहां पर मौत हुई है। कई जगहों पर बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ने की भी खबर है, तस्वीरें भी आई हैं। यहीं बिजली के खंभे उखड़ने की वजह से बताया जा रहा है कि 940 ऐसे गांव हैं जहां पर बत्ती गुल हो गई है, बिजली वहां पर नहीं है। गुजरात में मांडवी, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ साथ कई और इलाकों में भारी बरसात और तेज हवाएं चल रही हैं। और तूफान के बाद अब उत्तर गुजरात की ओर उसके बढ़ने की संभावनाएं दिख रही है। धीरे धीरे हालांकि कमजोर होता जा रहा है। दक्षिणी राजस्थान में भी इसके कारण तेज बारिश हो रही है। तूफान के चलते करीब काफी संख्या में लोग जो है वो गुजरात के तटीय इलाकों से उनको रेस्क्यू किया गया है। गुजरात में तूफान के चलते कोस्ट गार्ड, नौसेना भी अलर्ट है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री से बात कर हालात की पूरी जानकारी ली। तो यहाँ गुजरात से ये तूफान धीरे धीरे अब आगे बढ़ चला है। किस तरह के हालात है, एक बार हम मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से तेज हवाएं इस दौरान चली हैं। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली थी। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सेंटर में येलो कलर का पॉइंट आपको नजर आ रहा है, जो घूमता हुआ। इस वक्त स्थिति ये है कि ये तूफान अभी यहाँ पर है और इसका असर कहीं ना कहीं राजस्थान में भी हुआ है। और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त ये साइक्लोन आगे बढ़ रहा है, ये तूफान आगे बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। और राजस्थान में भी इस वक्त कुछ इलाकों में तेज बरसात हो रही है। और जो तूफान गुजरा है, गुजरात के अलग अलग इलाके से होकर गुजरा है, तो इसका असर जो हमने देखा कि कई जगह बिजली के खंभे जो है वो टूट गए हैं और बहुत से गांव में जो है बिजली चली गई और कुछ मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है। तूफान बिपरजॉय के चलते 1 लाख लोग जो है राहत शिविरों में ले जाए गए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस वक्त पे बात करने के लिए। नाम बताइए, आपका नाम क्या छो? नाम जो है हवा भाई। हवा भाई, आपका नाम क्या है? उस्मान। आप लोग की उम्र कितनी होगी? उम्र 70। और आपकी कितनी होगी? अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, इनको थोड़ा अगर आप समझा दें कि इससे पहले आप लोगों ने इतना साल गुजार लिया, इससे पहले इससे भी बहुत बड़े बड़े तूफान देखे हैं क्या? तो तीन बार आयो है। तूफान आयो कि नहीं? 99 आयो। तूफान तक घणे आया हैं ये वो 95 में 98। तो आप लोग तब भी यहीं पे आके रहते थे, इस तरीकों के घरों में, शेल्टर होम्स में रहते थे? ये तो कच्चा मकान है। नहीं तो कच्चे मकान है नु तो वरी जखा पे आयूं बड़ी लाले हेरारे आयूं नरिए 5-6 बेरा एडा आया हैं। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा समझा बोल रहा है ये यहीं पे आए, पहली बार है, कच्चे मकान में रहते थे वो ऐसे। हाँ, तो इससे पहले जब तूफान आता था, इनको समझाइए कि क्या इनका कच्चा मकान हर बार टूट जाता है? कच्चा मकान वारी घड़ी टूटी पवंदो से नदिया ने उड़ी जाए। नदिया टोटी पे छणी पे मकान टोटी वने टोटी पे मकान वावड़ो हुई तो तूफान में तो कच्चा मकान पक्का मकान नहीं ना। पक्का मकान नहीं है और कच्चा मकान टूट जाता है, गिर जाता था, नड़ी उड़ जाते थे, सब उड़ जाता है। सब उड़ जाते थे। तो आप लोग कितनी बार अपना घर वापस बना चुके हैं? कितनी घर बनाए? मैं 3 बार बनाया। 3 बार बना चुके। और वहीं एनडीटीवी के कार्यक्रम लेफ्ट राइट सेंटर में कच्छ के डीएम अमित अरोड़ा ने बताया कि जब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का अभियान शुरू हुआ तो उन लोगों में 500 से ज्यादा महिलाएं गर्भवती थी। उन सभी को अस्पताल में दाखिल कराया गया और उन 500 में से उससे ज्यादा महिलाओं में से 274 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है। I'm just, glad to say we had about 512 pregnant women when the cyclone evacuation started. 274 have successfully given birth to babies in hospitals.
because we admitted all of them into hospital. One second, On the let me day we interrupt you started now. evacuation. This is fascinating. And 274 women have given birth. Yes. When? Between which period? Between yesterday and today? After 2 days before, I mean, in the last 2 days, when we started the evacuation, admitted them to medical facilities. They were all institutional births. We admitted them to sub-district hospitals. We admitted 512 ladies to sub-district hospital. Out of that, 274 have given birth and have gone home. Remaining are still admitted. And because we had admitted all the ladies that had their due date before 20th of June. That's such a remarkable story. We are trying that to is truly remarkable. As a precautionary measure, so we are just, you shifted them to a hospital, yes, and so many of them have given birth. So in the midst of this potential devastation, there is new life amidst us. So as of now, 100% communication is there in all the villages. There is no village where mobile connectivity is not there right now. So that's a good part, I guess. And I think, through the day, we should, cruise through. There has been no major casualty as far as livestock is concerned. As of now, we had shifted about 25,000 livestock to high ground. So I think we are all waiting for the impact. And once this cyclone is over, we would be assessing what damages have been done. Then we'll take appropriate measures. तो आज सुबह जाकर अब जाके देखा जाएगा कि नुकसान का आकलन किया जाएगा। इस तूफान के गुजरने के बाद क्या कुछ घटना घटी हैं। वहीं गुजरात के तूफान प्रभावित ओखा में कल भीषण आग लग गई। आग बंदरगाह पर कोयले के ढेर में लगी और फिर उसने विकराल रूप धारण कर लिया। ओखा बंदरगाह पर एक और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, दूसरी तरफ कोयले के ढेर में भीषण आग लग गई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कोयले के ढेर में कितनी भयावह और भयंकर ये आग लगी है और गुजरात में तूफान प्रभावित ओखा में कल ये घटना घटी। 17 जून को एनडीटीवी उत्तर प्रदेश को लेकर पूरे दिन भर एक कॉन्क्लेव करने जा रहा है और इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश की चुनौतियों के बारे में बात होगी, उसकी उम्मीदों के बारे में, उसके बदलावों पर भी बात होगी। और इस कॉन्क्लेव में यूपी के जाने माने नेताओं सहित अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ इसमें हिस्सा लेंगे। तो जरूर देखें 17 जून को दिन भर। और अब खबर मणिपुर से, जहां इम्फाल में उग्र भीड़ ने केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन के निजी घर पर हमला बोला और ये घटना उस दौरान हुई जब वो यहां पर कर्फ्यू बताया जा रहा है लगा हुआ था। बावजूद इसके ये घटना घटी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना उग्र ये हमला रहा होगा। घटना के वक्त आर.के. रंजन इम्फाल में नहीं थे बल्कि वो दिल्ली में थे और खबरों के मुताबिक करीब 1000 लोगों की भीड़ बताई जा रही है। आर.के. रंजन के घर पर उन्होंने हमला बोला है। भीड़ ने कई ओर से घर को पेट्रोल बम उसमें फेंके और इस दौरान वहां पर 24 सुरक्षाकर्मी भी तैनात थे, लेकिन वो हमले को रोक नहीं सके क्योंकि जाहिर सी बात है 1000 से ज्यादा की संख्या में भीड़ ने यह हमला किया था। ऐसे में 24 सुरक्षाकर्मी उनके सामने कुछ नहीं कर पाए। इधर मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने शांति समिति जल्द ही काम अपना शुरू कर देगी कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही राज्य में शांति बहाल होगी। No, actually, it is everyone, most of the people are having some emotional feelings because someone has lost their near and dearest one, somebody has lost their property. So that kind of emotional, exaggeration is there. So immediately we cannot say everything will be okay. But you have seen with the efforts of the government, with the efforts of the masses involving the peoples and the media friends mainly, now it is reducing and coming normalcy, I should say. रतनदीप चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतनदीप, यहाँ पर भले ही तमाम बातें की जा रही हों, कोशिशें चल रही है, लेकिन यहाँ पर जमीनी हकीकत ये है कि मणिपुर में, खासतौर से इम्फाल में हमने देखा हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय मंत्री के घर पर 1000 लोगों की भीड़ जुट रही है, पेट्रोल बम फेंक रही है। इससे पहले हमने देखा मणिपुर की एक महिला मंत्री, इकलौती महिला मंत्री, उनके घर को जला दिया गया।
किस तरह से ये सब रुकेगा और क्या कुछ अब सरकार की तरफ से कोशिशें होनी चाहिए? देखिए, सरकार की तरफ से कोशिशें तो लगातार हो रही है, हो रही है और मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने भी ये कहा है कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है क्योंकि इमोशंस बहुत हाई हैं तो पूरी तरह से रुकने में थोड़ा समय लगेगा। ये मुख्यमंत्री ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। मगर कल रात को जो घटना घटी है वो घटना घटी है इम्फाल में, जहाँ पे कि जो केंद्रीय मंत्री हैं R.K. रंजन सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स, और मणिपुर के सांसद भी हैं, वो उनके घर में ये हमला हुआ है। लगभग 1200 लोग वहां पे पहुंचे थे, पुलिस सूत्रों के मुताबिक यही खबर लग रही है, और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो आउट नंबर हो गए थे, और इसके चलते वहां पे जब ये आगजनी की घटना घटी और बहुत क्षति हुई है उनके जो पर्सनल रेसिडेंस है उसमें। इसके पहले एक महिला मंत्री के रेसिडेंस में एक दिन पहले हमला हुआ था। तो देखा जाए तो थोड़ा गुस्सा है लोगों में, जो अपने उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके अगेंस्ट। तो किसी न किसी तरह से अब सरकार को ये देखना होगा कि जो उनके जो स्ट्रैटेजीज हैं इसको टैकल करने की, उस स्ट्रैटेजी में भी कोई बदलाव लाने की जरूरत है या नहीं, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सरकार को सोचना पड़ेगा। सीधा सीधा सरकार का ये फेल्योर है, जिस तरह से ये हिंसा थम नहीं ले रही है और यहाँ पर तमाम कोशिशें चल रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है बावजूद उन कोशिशों के ये हिंसा थम नहीं रही है। और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो मणिपुर के सांसद भी है उनके घर पर हमला किया गया। इससे पहले मणिपुर की जो मंत्री है, इकलौती मंत्री थी, उनके घर को जला दिया गया था। ये तमाम जानकारी हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर, और अब खबर बिहार की, जहां आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। कुछ दिन पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया था और संतोष मांझी की जगह अब रत्नेश सदा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। रत्नेश सदा लगातार तीसरी बार सोनबरसा विधानसभा से जीते हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार के अध्याय को पाठ्य पुस्तक से निकालने का फैसला किया है। समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले पर एक चैप्टर जोड़ने का फैसला किया है और इसके साथ ही धर्म परिवर्तन रोकथाम कानून को भी खत्म करने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने एपीएमसी कानून को भी बदलने का फैसला किया है। तो किस तरह के बदलाव इस वक्त चल रहे हैं कर्नाटक में, देखते हैं रिपोर्ट। कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार वादे के मुताबिक पाठ्यक्रम में भी बदलाव कर रही है और कुछ कानून भी वापस ले रही है। गुरुवार को ही कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि 6ठी से 10वीं क्लास की कन्नड़ा भाषा और समाज शास्त्र की किताबों के कुछ पाठ बदले जाएंगे। 10वीं की समाज शास्त्र की किताब से आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार का अध्याय हटाया जा रहा है। समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले पर एक अध्याय जोड़ा जा रहा है। किताबें वही रहेंगी, लेकिन राज्य के 70,000 स्कूलों को 15 पन्नों की एक निर्देशिका भेजी जाएगी कि किताबों में कौन कौन से पाठ पढ़ाए जाएंगे और कौन कौन से नहीं। Whatever changes they had done last year, जो भी बदलाव उन्होंने पिछले साल या उससे पहले किए थे, हम उन्हें वापस लेकर आए हैं। हेडगेवार और सावित्रीबाई फूले के अध्याय में बदलाव किए गए हैं और बाकी चीजें भी जोड़ी गई हैं। ये हमने अपने घोषणा पत्र में साफ कहा था कि सिलेबस में बदलाव होगा, इसलिए लोगों ने हमें वोट दिया था। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे पूरा करें। So that is the reason people have voted for us, and it's our duty to do this, and we have done it. इसके अलावा एपीएमसी एक्ट में वो बदलाव हटाए जाएंगे जो बीजेपी सरकार के समय लाए गए थे। धर्मांतरण रोकथाम कानून को भी सरकार हटाने जा रही है। जल्द ही बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। The Constitution is very clear. किसी भी धर्म के व्यक्ति को संविधान ने आंदोलन का अधिकार दिया है। हम बिल लेकर आ रहे हैं जिससे भी बीजेपी ने जो भी गलत किया है उसे हटा सकें, ताकि संविधान को और मजबूत बनाया जा सके। And we are bringing the bill repealing the wrong done by BJP. 5 गारंटियों के साथ साथ चुनावों से पहले कांग्रेस ने धर्मांतरण रोकथाम कानून और पाठ्यक्रम में जरूरी बदलाव का वादा भी वोटर्स से किया था, जिन्हें अब अमली जामा पहनाया जा रहा है।
ताकि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस बेहतर जमीन तैयार कर सके। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर राजस्थान से। यहाँ मासूम बच्चों पर अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए उन्हें जबरन मजदूर बनाने की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक घर में कैद किए गए बिहार से लाए गए 26 नाबालिग बच्चों को बचा लिया गया और जो भयावह सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। खोया हुआ बचपन। 7 साल से लेकर 11 साल की उम्र के इन बच्चों के हाथों में या तो पेंसिल और किताब होनी चाहिए या किसी मैदान में ये हंसते खेलते दिखने चाहिए। लेकिन गरीबी की ये मजबूरी है कि इन बच्चों को बिहार से इनके ही माँ बाप ने भेजा है यहाँ काम करने के लिए, और ये काम भी ऐसा एक तरह की गुलामी। 18 घंटा एक ही जगह बैठ के चूड़ियों का काम इनसे करवाया जाता था। एक छोटे से कमरे में 26 बच्चे रहते थे। भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था और अगर बच्चे बीमार हो जाते तो इनके साथ मारपीट की जाती। इन बच्चों को अभी राजस्थान की बाल कल्याण समिति और एक निजी संस्था ने जयपुर के भट्टा बस्ती से एक घर से बचाया है। 10 बाई 10 के छोटे कमरे में 2nd फ्लोर पे टीन शेड के अंदर 26 बच्चे एक साथ काम कर रहे थे और वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी ज़्यादा माहौल में ऐसा था कि कोई भी एक आम आदमी वहाँ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकता है। फिर हमने जब उनसे बच्चों से बात करी तब पता चला कि ये लोगों को मतलब ज़बरदस्ती पेरेंट्स से ख़रीद के या दलालों के थ्रू यहाँ लाया गया है और इतनी हॉरेबल कंडीशन में थे। बच्चों ने बताया उनके साथ बीमार होने पे मारपीट की जाती थी। चूड़ी अगर हल्की सी भी इधर से उधर बन जाती थी तो हाथ पे लकड़ी, उल्टा हाथ करके लकड़ी से पीटा जाता था। खाने में सिर्फ 2 बार बासी रोटी या कभी खिचड़ी दी जाती थी, वो भी भरपेट नहीं दी जाती थी। बच्चे अभी निजी संस्था नया सवेरा में रह रहे हैं। इनको वापस बिहार इनके माता पिता के पास भेजा जाएगा, लेकिन उसके पहले बिहार की बाल कल्याण संस्था को इन्हें सुपुर्द किया जाएगा ताकि दोबारा ऐसी घटना उनके साथ ना हो। घर पे बात नहीं करने देते थे, सिर्फ महीने में 2 बार। ऐसे 22 बच्चे जो सब बिहार के हैं उन्हें बचाया गया है और अब इनको उम्मीद है कि जल्द ये घर लौट पाएंगे। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए नीट में जो लोग कामयाब हुए हैं उनमें से पुलवामा जिले के उमर अहमद का नाम भी है। उमर की कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। देखते हैं पूरी कहानी। मंगलवार को उमर नजदीक के एक गांव में रंगाई का काम कर रहा था जब खबर आई कि उसने नीट पास कर लिया है 601 अंकों के साथ। पिछले 2 सालों से उमर दिन भर मजदूरी करता था और रात में नीट की तैयारी करता था। हालात बहुत ख़राब थे। मैंने मजदूरी करता था दिन भर और शाम को मैं पढ़ता था। यही 2 साल रहा है और दिन में लगभग 600 रुपये मिलते हैं। बाकी लोगों से यही मैसेज है कि मेहनत करो, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती है। नजदीकी कुलगाम जिले में भी एक इमाम सैयद सईद के परिवार में भी जश्न का माहौल है। उनकी जुड़वा बेटियों ने सैयद ताबिया और सैयद बिस्मा ने भी डॉक्टरी की पढ़ाई का इम्तिहान पास कर लिया है। नीट में दोनों के 625 और 570 नंबर आए हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब पता चला कि मैंने बहुत अच्छा स्कोर हासिल किया, और उससे कहीं ज़्यादा खुशी तब हुई जब पता चला कि मेरी बहन की भी इंशाल्लाह सिलेक्शन होने वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है आज। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहनों ने अच्छे नंबरात के साथ नीट क्वालिफाई किया है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा कॉलेज। जब हमें उस वक्त पता चला कि नीट का रिज़ल्ट आने वाला है तो हम पहले बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आउट हुआ और हम दोनों बहनों ने देखा कि हम दोनों ने क्वालिफाई किया है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। नीट के नतीजों से कई परिवारों में खुशियों की लहरें दौड़ गई हैं। उमर जैसे नौजवान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। उमर को रोज की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर बनने के सपने पर उसने किसी भी बाधा को भारी नहीं पड़ने दिया। दिन में दहाड़ी पर पेंटिंग और रात को पढ़ाई, इसी तरह उमर अहमद गनाई ने नीट के एग्ज़ाम की तैयारी की और बिलाखिर नीट क्वालिफाई किया। 601 नंबर हासिल करके अब वो डॉक्टर बन रहे हैं। उसकी कामयाबी कई लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं और पूरे मुल्क के युवाओं के लिए एक मिसाल बन रही है। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया की।
आगे बढ़ते हैं। आप कभी एयरपोर्ट पर जाएं या फिर आप मेट्रो में सफर करें तो सीआईएसएफ के जवानों के साथ ड्यूटी करते आपको दिख जाएंगे 9 का दस्ता। कहीं कोई विस्फोटक या फिर कुछ संदिग्ध अगर दिखे तो हो सकता है कि जवानों से बचकर वो निकल जाए, मगर इंसान के इन सबसे पुराने दोस्तों से बचकर निकलना बेहद मुश्किल है। कैसे ये पूरा दस्ता काम करता है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये सैम है, कोकर स्पेनियल नस्ल का डॉग। दिखने में भले ही छोटा है पर काम ऐसे करता है जो बड़े नहीं कर पाते हैं। जैसे फ्लाइट में छोटा छोटा सीट के नीचे से घुस के पूरा चेक करता है सर, और ऊपर जो बैग का डेकर रहता है उसमें भी ये पहुंच जाता है। जहां हम नहीं पहुंच पाते ये वहां पहुंच जाता है। और ये है ऑस्कर, सीआईएसएफ का लेब्राडॉग। अपने काम में पूरी तरह पक्का है। मजाल है कि इसके सामने से कोई विस्फोटक लेके निकल जाए। जो असामाजिक तत्व हैं उनको एक मनोवैज्ञानिक उनके ऊपर डर रहता है कि एयरपोर्ट पर डॉग है तो वो कोई भी काम करने से पहले उनको 1000 बार सोचना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, पैसेंजर्स को भी काफ़ी एक्स्ट्रा सुरक्षा का भाव पैदा हो रहता है, उनके मन में रहता है। तीसरा, हम लोगों को जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है। सीआईएसएफ के जवानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर ऐसे करीब 1000 डॉग्स काम करते हैं। ये बिना कोई गलती किए विस्फोटक और आईईडी की गंध पहचान कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ये उसी जगह पर जाकर रुकते हैं जहाँ विस्फोटक रखा होता है। हमें कोई थ्रेट कॉल आता है कि थ्रेट कॉल में कहा जाता है कि बम है, उस टाइम पे हम जान माल को बचाने के लिए हम डायरेक्टली किसी ट्रेंड बीडीडीएस आदमी को नहीं भेज सकते हैं, तो उसके पहले हम सबसे पहले उसको डॉग से स्निपिंग कराते हैं। डॉग स्निपिंग करने के बाद डॉग जाएगा, उसको चेक करेगा कि सही में इसमें एक्सप्लोजिव है या नहीं है। तो डॉग की जो स्निपिंग कैपेसिटी है वो 100 टाइम्स जो है हमसे होती है। इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। 24 घंटे में 4 घंटे काम होता है और बाकी 20 घंटे आराम। ड्यूटी के अलावा इन डॉग्स की रोजाना फिजिकल ग्रूमिंग और ऑपरेशनल ट्रेनिंग होती है। हैंडलर हमेशा अपने डॉग के साथ रहता है। वो केवल अपने हैंडलर के हाथ से खाता है और किसी से नहीं। हम डॉग को 6 महीने का ट्रेनिंग देते हैं सर, जिसमें हर चीज़ सिखाया जाता है। पहले 3 महीना बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, बाद में 3 महीना एक्सप्लोजिव ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि हैंडलर का और डॉग का रिश्ता एक महत्वपूर्ण रिश्ता हो जाता है। दिन में 2 बार इनको खाने को दिया जाता है और उनके रहने के लिए हर डॉग का अलग अलग कमरा होता है। कमरे में एसी भी हैं। 10 साल की सेवा के बाद ये डॉग्स रिटायर हो जाते हैं। सीआईएसएफ के जाबाज बिल्कुल अलग तरह के हैं। चुस्ती फुर्ती में किसी से कम नहीं है। इनकी वजह से सीआईएसएफ की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। कई बार आदमी चूक जाता है पर ये डॉग कभी भी गलती नहीं करते। जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसे 100% पूरा करते हैं। नई दिल्ली में कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।